Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, Pass Education System ने आप तमाम बच्चों के साथ अपनी एपिसोड स्टार्ट की हुई हैं फॉर योर नस्ट एनईटी 4 2026 प्रिपरेशंस। वो तमाम स्टूडेंट्स जो नस्ट के अंदर, जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो मैं आप तमाम बच्चों को बताता चलूं कि नस्ट के अंदर एडमिशन के लिए आखिरी मौका आप तमाम बच्चों के लिए नस्ट का राउंड नंबर 4। अब नस्ट का राउंड नंबर 4 बहुत ज्यादा बच्चे दे रहे होते हैं, लेकिन उनमें सक्सेस रेशियो बहुत कम होती है। उसकी सिंपल सी वजह यह होती है कि जो पार्ट 2 का बच्चा होता है, जिसने चाहे ए लेवल के एग्जाम्स देने हैं, पंजाब बोर्ड के, फेडरल बोर्ड के, आगा खान बोर्ड के, ये सिंध वाली साइड के वो स्टूडेंट हैं, तो वो बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ मैनेज ही नहीं कर पाते अपने एनईटी 4 को। और एनईटी 4 आखिरी चांस होता है और खुदा ना खास्ता वो गैप ईयर पे चले जाते हैं। तो अब आप बच्चों ने ऐसा नहीं बनना। बीइंग वेरी ट्रू पासियंस, आप लोग हमारे स्टूडेंट हो पास एजुकेशन सिस्टम के, तो पास एजुकेशन सिस्टम आप तमाम बच्चों के लिए सबसे पहले लेके आए फिजिक्स की एपिसोड्स, फिजिक्स की प्रिपरेशंस, जिसमें आप तमाम बच्चों ने हमारी नस्ट के राउंड 1 2 3 के लिए एंड गेम्स को देखा। उसमें मैंने एक एक दिन के डे वाइज एमसीक्यूज को करवाया। मैंने कोई दिन भी आपका स्किप नहीं किया, चाहे नस्ट का राउंड 1 हो, नस्ट का राउंड 2 हो, नस्ट का राउंड 3 हो, 2026 के लिए। और इसी तरह 2025-24 में मैंने किया हुआ था। तो अब आप लोगों के पास नस्ट में मजीद बेहतरीन आप लोगों की तैयारी करने के लिए हम फिजिक्स की प्रिपरेशंस के लिए एपिसोड सीरीज लेके आए हैं। आपका फीडबैक, आप इस वीडियोस को आगे शेयर कीजिए, आप अपने इस कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स कीजिए, फीडबैक बताइए हमें। उसके मुताबिक इंशाल्लाह मैं मैथ के ऊपर भी इसी तरह की एपिसोड्स लेके आऊंगा। अब ये एपिसोड्स बेसिकली क्या है, जिसमें आपको मैं टेस्ट की डिस्कशंस करवाता हूँ रेलिवेंट टू योर नस्ट एनिटी। तो बच्चों, आज हमारी जो एपिसोड 2 है, इसमें मैं आप बच्चों के लिए दो टेस्ट लेके आया हूँ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से, तो उनमें से ये दो चैप्टर्स आते हैं। यानी पार्ट 1 की अगर बात करें, जहाँ पे ये YDSC हो, वर्क एनर्जी वाला हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला हो, वहीं पे सेकंड ईयर के अंदर से जहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो सेकंड ईयर फिजिक्स में है ना, तो फर्स्ट ईयर के अंदर से YDSC हो गया। इसके अलावा आपके पास वेक्टर वाले चैप्टर हो गया, वर्क एनर्जी वाला हो गया। सेकंड ईयर में से करंट इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर फिजिक्स है, और वहां पे ये दो चैप्टर्स का भी नाम आता है। सिलेक्टिव तो हमने पढ़ना ही नहीं है, हमने अगर करना है तो कंप्लीट 100% प्रिपरेशन करनी है। और आज आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टेस्ट को लेके आया हूँ। टारगेट हमारा 180/200 है। एनईटी कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एनबीएस के अंदर, अप्लाइड साइंसेज के अंदर, नेचुरल साइंसेज के अंदर, कहीं पे भी जाना चाहते हो, कोई भी एनईटी देना चाहते हो, तो 180 का आपका टारगेट है। क्योंकि 179 में ये स्टूडेंट्स के आए हुए हैं। इस बच्चे के साथ मेरी पॉडकास्ट भी मौजूद है हमारे ही यूट्यूब चैनल पास एजुकेशन सिस्टम पे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 171 का स्कोर, 169, तो इन तमाम बच्चों के ये रिजल्ट्स हैं। नाउ इट्स योर टर्न कि आप लोग 180 प्लस का स्कोर लो। अगर मैं आपको बैच के स्टूडेंट के रिजल्ट दिखाऊं, तो आप लोग चेक कर सकते हो, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन हो, 160 प्लस हो, 170 प्लस हो, ये सारे रिजल्ट आप तमाम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए लगाए जाते हैं। और ये लेटेस्ट है, हमारे 2026 के हैं, 2025 के हैं, ये लेटेस्ट ईयर्स के ये सारे के सारे हमारे रिजल्ट्स हैं। तो बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो आप एक स्केड्यूल में तैयारी करो, और अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी सिलेक्शन हो, तो उसके लिए आप लोगों को हमारे बैच में आना पड़ेगा। अब बैच के अंदर आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं, और उसकी आपकी 100% प्रिपरेशन होती हैं। और ना सिर्फ आपको नस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती है, बल्कि आपको इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी की भी 100% प्रिपरेशन करवाएंगे। इसके अलावा एनईडी की आपको 100% प्रिपरेशन करवाएंगे। और इसके अलावा आप तमाम बच्चों को यहाँ पे हम प्रिपरेशन करवाएंगे एनईडी के अलावा एनटीएस के टेस्ट की। इसके अलावा आप तमाम बच्चों को हम प्रिपरेशन करवाएंगे एयर यूनिवर्सिटी की, कॉमसेट्स की, एनटीएस की, यूईटी के दूसरे राउंड की, पंजाब यूनिवर्सिटी की। तो कोई भी टेस्ट आप लोगों का स्किप नहीं होगा। ये सारी की सारी प्रिपरेशंस आप लोगों को हमारे एक बैच में करवाई जाती हैं। काफी बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर, आपका न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो हम प्रॉपर वे से कैसे तैयारी करें। तो उन बच्चों के लिए ये है कि हमारे इस ऑफिशियल नंबर के ऊपर आप लोग कांटेक्ट करके हमारे आप लोग बैच का हिस्सा बन सकते हो। बच्चों, हम यूट्यूब के ऊपर इतना कंटेंट लेके आते हैं ना, कि कहीं पे भी आपको किसी के पेड बैच में
इतना कंटेंट नजर नहीं आएगा, इतना रेलिवेंट आप लोगों को नॉलेज, इतनी चीजें नजर नहीं आएंगी जितना हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने बैच ज्वाइन करना है तो पास एजुकेशन सिस्टम का बैच ज्वाइन करें। और हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर रब्ता करें, क्योंकि रिजल्ट्स आते हैं तो हमारे बैच के स्टूडेंट के, एक चीज मैं बता दूं, ये वो बच्चे नहीं है जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ा हुआ है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बैच से पढ़ा हुआ है। मैं एक एक बच्चे को गिनवा सकता हूँ। ये नस्ट के पहली मेरिट पोजीशन वाली हो, 160 प्लस हो, 170 प्लस हो, 170 प्लस में जितने स्टूडेंट गए हुए हैं वो सारे हमारे बैच के स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पे आप ये तमाम नस्ट के बच्चों का रिजल्ट चेक कर सकते हो, फास्ट के बच्चों का रिजल्ट आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये सारे हमारे बैच के स्टूडेंट हैं, क्योंकि बैच में ऐसे क्या फीचर्स मिल रहे होते हैं, बैच में बच्चों आपको मिलती हैं डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस। और ये डेली जो लाइव क्लासेस आप लोगों को मिलती हैं, ये आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स की मिल रही होती हैं, यानी आप लोगों के ऑल सब्जेक्ट्स कवर अप हो रहे होते हैं। और इसके अलावा आप तमाम बच्चों को, जो मल्टीपल टीचर्स हैं वो इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होते हैं, मल्टीपल एक्सपर्ट्स हैं। अब ये कौन से एक्सपर्ट्स हैं? ये वो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ाया और इनका टॉप ऑफ द लाइन रिजल्ट है। इसके अलावा आप तमाम बच्चों को नस्ट के ऊपर लिखी हुई हमारी ऑथेंटिक बुकलेट्स मिलती हैं। याद रहे, ये हमारी ऑथेंटिक बुकलेट्स हैं जिसमें इजी लेवल के एमसीक्यूज भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, और इसके अलावा आप बच्चों को हार्ड एमसीक्यूज भी मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई बुक्स मौजूद नहीं जहां पे ये तमाम के तमाम डोमेन्स को कवर अप किया जाए। कहीं पे आप देखते हो तो कोई इजी लेवल के एमसीक्यूज लिखे होते हैं जो नस्ट में आए होते हैं, वो 5 to 10% बच्चों के कवर अप होते भी पुराने हैं, जिन्हें 2020 से पहले पहले वाले नस्ट के होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि 2026 के, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से नस्ट राउंड 1 के, राउंड 2, राउंड 3 के कंप्लीट एमसीक्यूज मौजूद हैं, जो हमने आप तमाम बच्चों के साथ उनमें से चंद एक शेयर किए थे, तो वो कंप्लीट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। बच्चे हमारे हजारों की तादाद में होते हैं जो कि टेस्ट देके आते हैं, बताते हैं इस तरह के पेपर में एमसीक्यू से, फिर उनको रिक्रिएट किया जाता है और हम अपने बैच के बच्चों को वो सारे करवा रहे होते हैं डिटेल के अंदर। इसके अलावा तमाम के तमाम टॉपिक वाइज लेक्चर नोट्स हों, तमाम के तमाम आप लोगों को चैप्टर वाइज लेक्चर नोट्स हों, वो सारे के सारे हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपके करियर काउंसलिंग, टाइम मैनेजमेंट के सेशंस हो रहे होते हैं, और ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जस्ट 7,000 में। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये चीजें बता देता हूँ कि 7,000 वन टाइम पे किया, इस नंबर पे इजी पैसे जैज कैश, इस नंबर पे फीस सबमिट की, आप लोगों ने अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस, आप लोगों ने अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटीज, और आप तमाम बच्चों ने इस फी का वेरिफिकेशन, ये चारों चीजें आप लोगों ने इस नंबर के ऊपर भेजनी है। इस नंबर पे भेजेंगे तो फौरन से हमारी टीम आपको हमारे पोर्टल में ऐड कर देगी। अब उस पोर्टल में आते ही आपको मिलेगा क्या कुछ, जरा सुनिएगा। इसी 7,000 में आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, और जो डेली की लाइव क्लासेस होंगी उनकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। अगर कोई बच्चा अपना कोर्स जल्दी खत्म करना चाहता है तो हम आप तमाम बच्चों को रिकॉर्डेड सेशन देते हैं। याद रहे, ये वो रिकॉर्डेड सेशन होगा जिसमें आपके तमाम सब्जेक्ट्स, आप लोगों के तमाम सब्जेक्ट्स, इसके आप लोगों को दो दो तीन तीन टीचर्स के रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। मैथ को पढ़ाने वाले 2 से 3 टीचर, उनका कोर्स अलग अलग खत्म हुआ पूरा, 11 मैथ भी 12 मैथ भी। फिजिक्स के ऊपर दो दो तीन तीन टीचर्स का पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। केमिस्ट्री के 2 3, बायोलॉजी, इंग्लिश, बेसिक मैथ, एनालिटिकल, बाकी भी सब्जेक्ट्स जो होते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज में आते हैं, तो इन तमाम सब्जेक्ट्स का आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलता है। वो बच्चे जो अपना कोर्स जल्दी खत्म करना चाहते हैं वो रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन यूनिक फीचर है वो है डेली लाइव क्लासेस का। ये वो डेली लाइव क्लासेस होती हैं जिनमें आपका कोर्स मुकम्मल खत्म किया जाता है लाइव क्लासेस के अंदर। और उन लाइव क्लासेस में आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है, टॉपिकल एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, चैप्टर खत्म होता है उस चैप्टर की कोई रिवीजन होती है, उस चैप्टर का आप लोगों को टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट की लाइव क्लास में सोल्यूशन भी करवाया जाता है। तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको इन शॉर्ट एक सिंपल सी चीज बताऊंगा, गैप ईयर पे जाना है या ऐसी फील्ड में जाना है जहां पे आप नहीं जाना चाहते थे, 1 साल जाया करना है तो एक्सपेरिमेंट कर लो। अगर तो हकीकत में सिलेक्शन लेनी है तो इस नंबर पे अभी रब्ता करके बैच में, क्योंकि बैच में ये सारे फीचर्स मैं ऑन रिकॉर्डिंग, या आप इस चीज की रिकॉर्डिंग करके हमारे इस नंबर पे भेज सकते हो कि क्या वाकई ये फीचर्स मिलेंगे। मैं इस चीज पे 100% आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ कि इससे भी बेहतरीन फीचर आपको मिलेंगे। ये तो चंद है कि यहाँ पे मैं आपको फीचर्स गिनवा रहा हूँ। हमारी तो स्पेशल क्लासेस भी होती हैं डे टाइम पे, हमारी तो ये सारी हमारी डे टाइम में भी क्लासेस चल रही होती हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे इवनिंग में भी क्लासेस हो रही हैं, हमारी तो 24 24 घंटे की क्लासेस चल रही होती हैं। आप अपने मुताबिक देखना कि आप कितना पढ़ सकते हो। तो हम पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकेंगे, हमारी टीम नहीं थकेगी, आप थक जाओगे, इतनी एफर्ट्स हम आप लोगों पे कर रहे होंगे। ये वो बच्चे जानते हैं जो हमारे बैच के स्टूडेंट हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि फास्ट के अंदर इस लेवल के एग्रीगेट आए, आप लोग अगर चाहते हो कि आप तमाम बच्चों का भी नस्ट के अंदर इस लेवल के एग्रीगेट्स हैं, आप लोग चाहते हो पहली मेरिट पोजीशन आए, तो आज जो हमारे बैच में और
बैच इज वेटिंग फॉर यू पीपल, ताकि नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन हो। भाई नस्ट में पूरे पाकिस्तान में पहली मेरिट पोजीशन लेने का एजाज पास एजुकेशन सिस्टम के पास मौजूद है। मोहम्मद अब्दुल्ला खान, ही वाज फ्रॉम ए लेवल बैकग्राउंड, इस बच्चे ने टॉप किया। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग ये रिजल्ट्स को चेक कर सकते हो, ये पास एजुकेशन सिस्टम के रिजल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ पे अभी इस नंबर को नोट करके हमारे आज ही बैच का हिस्सा, सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा आप लोग बन सकते हो। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। और डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर, मैंने इकट्ठे एमसीक्यूज करवाने हैं आप लोगों को, चैप्टर 14 के और चैप्टर 15 के। अब देखो स्टार्ट में ये सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं, इसके बाद जब मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, लेक्चर के अंदर मैं एक दफा भी आप लोगों को बैच का या इस चीज को नहीं कहूंगा, मैं स्टार्ट में कर देता होता हूँ जो बच्चे ऑलरेडी हो ना, ताकि वो डायरेक्ट ही जब एमसीक्यूज शुरू हों उनको कर लें, ठीक है ना। और जो बच्चे बैच में नहीं है, आई विल हाईली रिकमेंड के बैच में आ जाओ। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अब आए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss chapter number 14 and 15 test. और ये वाला टेस्ट आप लोगों को मैं सॉल्व करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो बारी बारी इसके हम एक एक एमसीक्यूज को डिस्कस करते जाएंगे और साथ में लास्ट पे आप लोगों ने मुझे अपना रिजल्ट बता देना। अच्छा टाइम गुजरता जा रहा है, टाइमर भी ऊपर लगा हुआ है। अच्छा जी, इसको क्यों ना शुरू से स्टार्ट कर लिया जाए। ठीक है, इसको ना मैं शुरू से स्टार्ट करवा देता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइमर फिर से स्टार्ट होगा। लें जी, ये हमारे पास है पूरा टेस्ट। अब इसका क्विज स्टार्ट करते हैं। लें जी, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज लॉ ऑफ लेंस लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये डेल्टा ऑप्शन है, इधर मैंने डेल्टा पे टिक लगाई, नेक्स्ट मूव कर लिया। लें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द वर्किंग ऑफ डेनमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये किस पे डिपेंड करती है डेनमो, ये बेसिकली जनरेटर में लगी होती है ना, और जनरेटर में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना होता है। तो इसके लिए भी हमारा राइट ऑप्शन होगा दैट इज डेल्टा ऑप्शन। इसका भी हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, वेरी गुड, क्या बात है, छा गए। इसका भी हमारे पास डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, वेरी गुड। अच्छा जी, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि हमें पता चलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द ट्रांसफॉर्मर फाइंड यूज इन। ट्रांसफॉर्मर का यूज किस में होता है, क्या डीसी सर्किट में होता है? नहीं, ट्रांसफॉर्मर में डीसी थोड़ी होता है, बोथ एसी एंड डीसी ना। ट्रांसफॉर्मर तो सिर्फ एसी के लिए बनाया जाता है। ट्रांसफॉर्मर किसके लिए बनाया जाता है, ओनली एसी के लिए, याद रख लो। अब कुछ आपको जनरल नॉलेज टाइप की चीजें भी देखने को मिलेंगी, कुछ आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेस की भी चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा दैट इज सी ऑप्शन। By moving forward we will get the question number 4. Lenz law is consequence law of conservation of, ये दोबारा कोई नहीं आ गया। तो लेंस लॉ हमारे पास किसके साथ होता है, दैट इज डेल्टा ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास है फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ कन्वर्स ऑफ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हमारे पास फिनोमिना होता है वो किसके साथ होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना है। मैंने आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स कल भी बताया था कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करेगा, जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करेगा तो एक्चुअली वो कंडक्टर एक मैग्नेट बनता है, दैट मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो याद रख लो, जो फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो किसका कन्वर्स होता है, दैट इज कन्वर्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो हमारे पास सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, अंडरस्टैंड। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वी इंक्रीज नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ग्रिड द ब्राइटनेस ऑन स्क्रीन। अब यहाँ पे एक रिलेशन आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया जाएगा तो ब्राइटनेस कम हो जाती है। नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ग्रिड, यानी कि अगर जो ग्रिड को आप लोगों ने पोटेंशियल दिया हुआ है और नेगेटिव पोटेंशियल जो उसका होगा, यानी जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा, उसको जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे ना तो ब्राइटनेस उतनी कम होती जाएगी। तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा ऑप्शन। और ये आप लोगों की बुक लाइन भी है, दैट इज जस्ट अ बुक लाइन। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास है व्हेन अ स्टेशनरी चार्ज। नेक्स्ट है, when a stationary charge is placed near the current carrying conductor the stationary charge experiences। यानी जो स्टेशनरी चार्ज है उसको करंट कैरिंग कंडक्टर पे हमने रखा हुआ है, तो उस पे कौन सी फोर्स लगेगी भाई, स्टेशनरी चार्ज है ना, वी हैव स्टडीड कि स्टेशनरी चार्ज पे तो कोई तरह का फोर्स नहीं लगता है। जो F इज इक्वल टू क्यू वी बी है वो फोर्स तो लगता है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो इसलिए नो फोर्स विल एक्ट ऑन अ स्टेशनरी चार्ज टू एक्सपीरियंस एनी टाइप ऑफ फोर्स टू दैट पर्टिकुलरली चार्ज। It should must have a particular velocity or it should must move from one point to other or it should must move throughout any magnetic
magnetic field. Either that magnetic field is uniform or non-uniform. We are not concerned about the magnetic field, but actually we are concerned about velocity of the charge particle. कि चार्ज पार्टिकल का velocity होगा तभी तो वो मूव करेगा, तो इसलिए अगर कोई स्टेशनरी चार्ज है तो उस पर नो फोर्स, तो इसलिए अल्फा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा. रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास राइट ऑप्शन होगा. अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज यहाँ पे When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it moves from the region of. सारे स्टूडेंट अब मुझे इसका बताएं, शाबाश, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं. अल्फा भी बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं, सब ने आप लोगों ने बताना है. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it moves from a region of weak to strong. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it move from the region. यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वीक टू स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा. सो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज सी ऑप्शन. ये क्वेश्चन दोबारा देखें, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको कहाँ पे प्लेस किया हुआ, इन मैग्नेटिक फील्ड. इट मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ, यानी किस रीजन में मूव करेगा, वीक टू स्ट्रॉन्ग की तरफ वो मूव करेगा. याद रख लो, यानी कोई भी हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, वो किधर की तरफ मूव करता है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है. ये आप लोगों ने याद रखना है. हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट इज सी ऑप्शन. तो यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं, बाद में देखेंगे क्या यहाँ पे फुल मार्क्स पूरे आए या नहीं आए, देखते हैं बाद में. उसके बाद है अ वायर, व्हेन अ वायर लूप इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF चेंजेस इन एवरी. अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एक व्हेन अ वायर लूप इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF चेंजेस इन एवरी, हाफ रेवोल्यूशन के बाद जो EMF की डायरेक्शन है वो चेंज होती है. याद रख लो उसकी रीजन क्या होती है, याद रख लो. हाफ रेवोल्यूशन बेसिकली का मतलब क्या होता है, इसका बेसिकली मतलब होता है कि 180, हाफ रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 होते हैं. एंड यू नो दैट कि एक चीज जो हमारे पास कोसाइन की बात करूंगा तो कोसाइन जीरो पे कितना वैल्यू देता है, 1 देता है. लेकिन अगर आप हाफ रेवोल्यूशन कोसाइन 180 पुट करोगे दैट विल बी -1. तो अब चेक करो, एक दफा आपको +1 मिला, एक दफा आपको -1 मिला. सो दैट इज वाई हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी हाफ रेवोल्यूशन. क्यों, क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन है व्हेन अ वायर लूप इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन. भाई यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है ना, तो कोसाइन 0 पे 1 और कोसाइन 180 पे -1, तो क्या डायरेक्शन में चेंज आया, 180 पे आया ना. और 180 क्या होता है, क्या 1 रेवोल्यूशन होती है, नहीं, 1 रेवोल्यूशन तो 360 होती है. क्या 1/4 होगी, नहीं, ये तो 90 होगा. क्या 2 रेवोल्यूशन है, ये तो 720 होता है. सो द राइट ऑप्शन इज ओनली बीटा ऑप्शन. सारे बच्चे मुझे यस और नो लिख के बताओ, क्या ये वाला क्वेश्चन फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ. सारे बच्चे मुझे यस नो लिख के बताएंगे, और जो बच्चे एक्टिव बैठे हुए हैं ना सिर्फ वही इधर बैठेंगे, बाकी आप लोग बिल्कुल लीव कर सकते हो क्लास को. अगर आप लोगों ने साथ साथ रिस्पॉन्स नहीं करना तो इधर मुझे वो बच्चे चाहिए जो बिल्कुल एक्टिव है और क्लास के अंदर बिल्कुल ऐसे अलर्ट होके बैठे हुए हैं. ठीक है, अच्छा जी, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, सब एक्टिव हैं. तो बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे मैं टिक लगा लिया. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट है इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर डिक्रीजेस. अब इसको कैसे पढ़ोगे भाई, पढ़ोगे इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई को क्या बोला जाता है, इनपुट बोला जाता है. तो भाई इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर आप लोगों की कम हो रही है, द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज. देखो ना आप लोगों ने, मेरे भाई मेरी बहन, क्वेश्चन की ना एक सेंस बनानी होती है. तो यहाँ पे एक सेंस हम ये बनाएंगे कि अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी कम है तो आउटपुट हमारे पास क्या होगी, क्या वो भी कम होगी या ज्यादा होगी. भाई डेफिनेटली जब आपने इनपुट कम दी है तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगी, कम ही मिलेगी. सो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, डिक्रीजेज. क्योंकि आपने इनपुट फ्रीक्वेंसी कम दी है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास कम होगी. तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा. सारे स्टूडेंट बताओ, फुल क्लियर हुआ, फुल क्लियर हुआ. इनपुट कम तो आउटपुट भी कम, अगर इनपुट ज्यादा होती तो आउटपुट भी ज्यादा होनी थी. तो ये वो क्वेश्चन है जो नस्ट में आए हुए हैं, ये इसमें कुछ वो भी क्वेश्चंस हैं जो ई कैट में भी आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते जाओ. नेक्स्ट है अ मेटेलिक रिंग विद अ कट इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली. ठीक है, हॉरिजॉन्टली इसको कट किया गया, इज अलाउड टू फॉल वर्टिकली थ्रू द रिंग, द एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग विल बी. तो याद रख लो, वो कह रहा है कि एक रिंग को ऊपर से नीचे फेंका गया. भाई सिंपल, ऊपर से नीचे फेंका गया तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ग्रेविटी के इक्वल होगा. तो अल्फा ऑप्शन ही होगा ना, इसमें तो सोचने वाली कोई बात नहीं है. मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ, भाई आप खड़े हो
आप किसी जगह पे खड़े हो, आपके हाथ में कोई चीज़ है, कोई फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप करते हो, तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो ऑब्जेक्ट किस एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा? भाई वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के साथ ही नीचे आएगा ना। तो क्या उसका एक्सेलरेशन जी से कम होगा? भाई जी से कम ज़्यादा क्यों होगा? उसका तो एक्सेलरेशन इक्वल टू जी होगा, और जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ईएमएफ स्टैंड्स फॉर, that is actually what, that is electromotive force, so that is delta option I guess, and that will be right one. ठीक है, for me that is right one. We will check later on after completed our test, inshallah we will check, we will go for result and we will check either we scored half marks or full marks, inshallah. Armature of generator is usually rotated by, अब याद रख लो जो आर्मेचर होता है ना जनरेटर का, वो किस तरह रोटेट किया जाता है, याद रखना आप लोगों ने, फ्यूल इंजन से भी और टरबाइन से भी। यानी आर्मेचर ऑफ जनरेटर रोटेट किससे किया जाता है? एक तो भाई फ्यूल से, फ्यूल लगाओगे तो रोटेशन होगी, भाई ये आर्मेचर रोटेट करेगा, टरबाइन चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। दोबारा सुने, जनरेटर के अंदर ना, बिल्कुल वेरी वेल डन हुरिया, आपने बिल्कुल ठीक बता दिया, और आदिल ने भी ठीक बताया। तो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, फ्यूल से भी और टरबाइन रन बाई वाटरफॉल से भी। तो हमारे पास से डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद आपने लास्ट में मुझे अपने मार्क्स भी बताने हैं कि आपको क्या लग रहा था और आप इसका क्या लगाना चाह रहे थे। मैं जल्दी में थोड़ा सा इसलिए भी ये करवा रहा हूँ क्योंकि ऊपर टाइम शॉर्ट है ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पे अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द कोइल, ठीक है, मूव अवे करेगा नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं कि फ्लक्स लिंकिंग टू द कोइल डिक्रीजेज या क्या क्या होगा। पहली तो ये बात है, जब नॉर्थ पोल दूर जाएगा ना तो फ्लक्स वाकई में कम होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल करीब जाता है तो फ्लक्स बढ़ता है, बिल्कुल फ्लक्स चेंजेस थ्रू द कोइल, ये भी होगा। एंड ऑफ द कोइल टुवर्ड्स मैग्नेट बिकम साउथ पोल, बिल्कुल जो एंड ऑफ द कोइल होगा उस पे साउथ बनेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल दूर जा रहा, और वो दूर क्यों जाएगा? दूसरे का भी साउथ पोल बना हुआ है। तो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डियर स्टूडेंट्स, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड ईस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड मस्ट बी, क्या अप्लाई करेंगे? राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। इस पे कैसे अप्लाई करेंगे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है प्रोजेक्टेड टुवर्ड ईस्ट, अब इसकी डायरेक्शन बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ की बना लेंगे। ईस्ट राइट साइड पे बना लें और वेस्ट को लेफ्ट साइड पे बना लें। तो ईस्ट वाली साइड पे किधर जाएगा, किधर जाएगा हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल? नॉर्थ बाई अ मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड मस्ट बी इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ बाई अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ना, ईस्ट से टुवर्ड ईस्ट इज, यानी चार्ज पार्टिकल है प्रोजेक्टेड टुवर्ड ईस्ट, इज डिफ्लेक्टेड, उसको डिफ्लेक्ट किया गया टुवर्ड टुवर्ड नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नॉर्थ की तरफ है। तो याद रख लो हमारे पास फील्ड किधर होगा? फील्ड हमारे पास डाउनवर्ड होगा। हमें कैसे पता चला? तो याद रख लो, आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, पाम आप लोगों की होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अगर फोर्स उसने पूछी हुई है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है ना, तो थंब आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे? मैं आपको इसका एक बड़ा शॉर्ट सा तरीका बताता हूँ। फिंगर्स उधर रखें जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। सर वेलोसिटी नहीं गिवन थी, करंट गिवन था फॉर एग्जांपल, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स रख लें। तो फिंगर्स या आप लोगों ने करंट की डायरेक्शन में या आप लोगों ने वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखनी है, और आप लोगों की पाम होगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और थंब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का तो जिक्र ही नहीं था, तो याद रख लो फिर आप लोगों ने फिंगर्स जस्ट किधर कर्ल करनी है, मैग्नेटिक जो करंट की डायरेक्शन होगी या वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, और थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करें, ईस्ट से वो किधर जा रहा है? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो वहां पे अगर हम फिंगर कर्ल्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी? डाउनवर्ड। डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पेयर लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, एम्पेयर लॉ किसके बारे में हमें बताता है? करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ऐसे ही ना, सम ऑफ बी डॉट डेल्टा एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम टोटल करंट, ऐसे ही ना करंट और मैग्नेटिक फील्ड। तो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं, यू आर आस्क्ड टू डिजाइन अ सोलेनॉइड दैट विल गिव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 पाई T, and yet the current must be not exceed 20 ampere, the number of turns per unit length will be। तो नंबर ऑफ टर्न्स पूछे जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसने यहाँ पे जिक्र कर दिया है। तो हम क्या करेंगे? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन, आई वाला रिलेशन यूज करेंगे, और B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन की जगह पे N अपॉन L पुट कर लेंगे। तो हमारे पास इसका कितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बनेंगे? तो ये हमारे पास बनेंगे दैट विल बी ऑलमोस्ट 10 टू माइनस 3
एम्पेयर है ना, अच्छा करंट इतना नहीं करना चाहिए, करंट की वैल्यू पुट करेंगे, बी इज इक्वल म्यू नॉट एन आई, तो आई की जगह पे 20 पुट कर लेंगे, एन की जगह पे कैपिटल एन अपॉन एल पुट करेंगे, तो इसका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने बनेंगे, दैट विल बी 500। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद सिंपल ये रिलेशन यूज होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर सकता है, याद रखो, मैग्नेटिक विल ऑलवेज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, नेवर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, नहीं, एक्सर्ट अ फोर्स इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अक्रॉस द मैग्नेटिक लाइंस। सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन, सो यहाँ पे सी ऑप्शन को हम सेव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाई। इसको किससे डिटेक्ट किया जा सकता है, याद रख लो, मैग्नेटिक कंपस से, स्मॉल मैथ से नहीं, स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज से नहीं, स्टेशनरी पॉजिटिव से नहीं, भाई या तो होता ना, या तो होता ना मूविंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या मूविंग नेगेटिव, उससे पता चल सकती थी, लेकिन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको कंपस यूज करना पड़ता है, सो वी विल गो फॉर डेल्टा ऑप्शन। हाँ, अगर यहाँ पे ये वाला होता ना मूविंग चार्ज, तो मूविंग चार्ज पे भी तो फोर्स लगती है ना, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएं, लेकिन यहाँ पे मूविंग चार्ज तो कहीं पे मैं नजर ही नहीं आया, सो ओनली जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। याद रख लो किस पे अप्लाई किया गया, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो अब वो आप लोगों से पूछ रहे हैं, देन हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, भाई इलेक्ट्रॉन रिमेन स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का तब इफेक्ट होगा जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा। अब देखो एक कॉन्सेप्ट में किस किस तरह से वो घुमा रहा है, मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि जो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी फोर्स है, ये फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज है, जब चार्ज मूव नहीं करेगा फोर्स नहीं लगेगी, अगर आप फोर्स लगा दोगे फिर भी वो चार्ज पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा ना, क्योंकि वो पहले ही स्टेशनरी पे था, तो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, सो आई विल चूज डेल्टा ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस ए यूनिट ऑफ गैल्वानोमीटर कांस्टेंट सी अपॉन बी ए एन। ये सी अपॉन बी ए एन हमारे पास किसके इक्वल होता है, जरा सोचें, ये हमारे पास होता है आई अपॉन थीटा, ऐसे ये सी अपॉन बी एन किसके इक्वल होता है, आई अपॉन थीटा, और आई का यूनिट एम्पेयर और नीचे थीटा का यूनिट रेडियन, तो एम्पेयर पर रेडियन क्या होगा, अल्फा ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, रेजिस्टेंस अपोजिस करंट, इंडक्टर अपोजिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस तो करंट को अपोज करती है, इंडक्टर किसको करता है, इंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। दोबारा सुनिए, जो रेजिस्टेंस है किसको अपोज करेगी, करंट को, आप सब लोग जानते हो, तो इंडक्टर किसको अपोज करता है, भाई इंडक्टर अपने अंदर ना चेंज नहीं आने देता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा इनर्शिया, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज। भाई इनर्शिया क्या करता था, अपने अंदर चेंज नहीं होने देता, अभी 13 मिनट्स पड़े हुए हैं, इनर्शिया अपने अंदर चेंज नहीं बर्दाश्त करता है, किसी भी बॉडी के अंदर चेंज नहीं। मिसाल के तौर पे इफ यू आर सिटिंग यू विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इफ यू आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी यू विल बी इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस यू विल फोर्स और यू विल एक्सपीरियंस सम टाइप ऑफ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मूविंग you will continue your state of motion, if you are at rest you will remain at rest until any force will be exerted on you, that is called law of inertia. Same goes for current and inductor. Current basically is opposed by resistance, but inductor will not allow you to change the current. Like for example, if current value is 2 ampere, इट विल विश के, इट विल डिजायर के इसका वैल्यू 2 एम्पेयर ही रहो। अगर आप लोग इसका वैल्यू 2 एम्पेयर ही रहे, अगर आप इसका वैल्यू 2 एम्पेयर से बढ़ा दो, अगर आप इसका वैल्यू 2 एम्पेयर से कम कर दो, तो ये इंडक्टर अपने अंदर करंट की चेंज को बर्दाश्त नहीं करेगा। सो आप ये करोगे कहोगे यहाँ पे कि इंडक्टर किसको अपोज करेगा, चेंज इन करंट, करंट को चेंज नहीं होने देगा। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जो टॉर्शनल बैलेंस है इज यूज टू मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटी सी चीज है, जो टॉर्शन बैलेंस होता है ना, ये स्प्रिंग कांस्टेंट को भी मेजर करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को भी, मैग्नेटिक फोर्स को भी मेजर करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को भी, तो ऑल ऑफ दिस, तो हमारे पास ईटा ऑप्शन दैट विल बी बेस्ट ऑप्शन, दैट विल बी बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है दैट इज ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट स्टेप अप। किसको स्टेप अप नहीं कर सकता है, तो ये आप लोग जानते हो भाई, डीसी वोल्टेज को नहीं कर सकता, सिर्फ एसी सिग्नल को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू इंडक्टर्स ईच ऑफ इंडक्टेंस एल आर इंट्रोड्यूस इन सर्किट इन पैरेलल। मैंने आपको याद हो या ना हो, मैंने आप लोगों को बताया था रेजिस्टेंस और इंडक्टर का सेम हिसाब किताब होता है, रेजिस्टेंस और जो इंडक्टर है उनका कॉम्बिनेशन का सेम होता है। रेजिस्टेंस भी सीरीज में R1 + R2 किया जाता है और पैरेलल में 1/R1 1/R2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, टू इंडक्टर्स ईच ऑफ लेंथ L है, उनको अगर पैरेलल लगाया गया तो 1/L + 1/L हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 1/L
और ये हमारे पास टोटल, अब देखो ना, दो हमारे पास है और दोनों की कितनी लेंथ आ रही है, दैट इज एल। तो ये हमारे पास किस तरह बनेगा, अब सेम तरह के आ गए हैं तो ये बनेगा एल अपॉन एन। तो हमारे पास एल टोटल कितनी है इंडक्टेंस, वो एल ही है, और नीचे टोटल नंबर्स कितने हैं, वो दो हैं, तो एल बाई टू हो जाएगा। दोबारा सुनो भाई, अगर तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले भी करवा दी हुए हैं कि अगर तो सेम तरह के पैरेलल में जुड़े हो ना, तो वो आ जाता है आर अपॉन एन, एल अपॉन एन आ जाएगा, सी अपॉन एन आ जाएगा, यानी ऊपर जितने कैपेसिटेंस दियो, ऊपर जितने इंडक्टेंस दियो। लेकिन अब यहाँ पे ये पैरेलल में है ना, क्योंकि इंडक्टर का पैरेलल में कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर का सीरीज में कॉम्बिनेशन ये दोनों सेम है। इसी तरह जो रेजिस्टेंस और इंडक्टर है इन दोनों का सेम सेम होता है, यानी रेजिस्टेंस भी सीरीज में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और इंडक्टेंस भी सीरीज में एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री होता है, लेकिन पैरेलल में वन अपॉन एल प्लस वन अपॉन एल किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह करेंगे तो इसका हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, वैसे एलसीएम लेके कर लो, वन अपॉन एल प्लस वन अपॉन एल, तो नीचे एल एलसीएम आ गया, तो ये वन प्लस वन टू अपॉन एल आएगा ना, टू अपॉन एल, लेकिन जब इसको उल्टा करेंगे तो एल अपॉन टू आएगा। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास इफ द लेंथ ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज डबल। अब ये देखो, अगर लेंथ को आप डबल कर दो, कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स सेम, द करंट इज इंक्रीज टू 9 टाइम्स, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर टू द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड विल बी। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताऊंगा, सिर्फ एक चीज भाई, देखो लेंथ को डबल किया, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा, करंट को छोड़ो, करंट को छोड़ दो, लेंथ को डबल किया, मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो हमारे पास ये टोटल कितना बनेगा, तो याद रखो, जब लेंथ को डबल किया जाए, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, तो n की जगह पे n अपॉन एल किया, ऐसे ही है। तो यहां से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेट करोगे, तो ये हमारे पास रिलेशन टोटल क्या बनेगा, ये मैं आपको इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो बोर्ड पे, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको ये करवाता हूँ, ये देखो। तो यहां पे आप लोग देखोगे कि वो कह रहा है कि लेंथ को आपने क्या कर दिया, लेंथ ऑफ सोलेनोइड को डबल कर दिया, इसको आप लोगों ने एल प्राइम को टू एल कर दिया, ठीक हो गया। तो वो कह रहा है कि एन जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसको कांस्टेंट रखना है, इसको आप लोगों ने क्या रखना है, इसको आप लोगों ने टोटल जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसको आप लोगों ने कांस्टेंट रख देना है। और उसके बाद वो कह रहा है कि जो हमारे पास करंट है, करंट की वैल्यू आई प्राइम ये कितनी हो जाती है, ये 9 टाइम्स हो जाती है, यानी पहले वाले का 9 हो जाती है। तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी होगी, तो सिंपल इज दैट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है ना, लेकिन यहाँ पे तो लेंथ नहीं है, तो लेंथ वाला रिलेशन यूज करेंगे ना, एन अपॉन एल इंटू आई, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सारे स्टूडेंट, तो बताओ यहाँ पे मेरे भाई मेरी बहन, ये म्यू नॉट और एन तो कांस्टेंट उसने कह दिया, तो आई अपॉन एल बनेगा ना, बिल्कुल ये रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ गई 9, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 2। तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, 9/2 टाइम बना। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी 9/2 बी। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है इफ द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज डबल्ड, लेंथ को डबल किया गया, वाइल कीपिंग एन कांस्टेंट, द रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, तो सिंपल इज दैट, लेंथ डबल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड हाफ होगा, लेंथ डबल मैग्नेटिक फील्ड हाफ, क्यों सर क्यों, यहां पे देखो भाई, लेंथ को डबल करोगे, यहां पे देखो लेंथ को डबल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ होगा, इधर देख लो, इधर देख लो, सारे बच्चे यस और नो लिख के बताएंगे फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सारे बच्चे बताएंगे लेंथ को डबल किया मैग्नेटिक फील्ड हाफ हुआ, सो हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करेंगे, विच इज द फॉलोइंग फैक्टर इज द सेल्फ इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी कि जो हमारे पास वो पूछ रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है वो किसके इंडिपेंडेंट होती है, यहाँ पे वो ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है ये कोइल रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होती है, भाई इंड्यूस वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रही होती है, एन फाई इज इक्वल टू एल आई, तो यहाँ पे फ्लक्स के अंदर आप लोग देखोगे तो वोल्टेज पे भी कहीं ना कहीं पे डिपेंड कर रही है, करंट पे भी, टाइम पे भी, कोइल रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कंस्ट्रक्ट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज करता है, याद रख लो जनरेटर, मैंने आपको कल भी बताया था कि जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना यूज करता है। दोबारा सुन लो दोबारा, ट्रांसफॉर्मर किसको यूज करता है, म्यूचुअल इंडक्शन को, और जनरेटर किसको यूज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इज द मेजर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया होता है ना इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाता है, ये इसका दूसरा नेम है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इज द मेजर टू सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलेंगे रिजल्ट देखें, सारे बच्चे यस और नो लिख के बताएंगे और यहाँ पे मुझे मैसेज करेंगे रिजल्ट का, और गेस करें हाउ मच स्कोर
आई हैव अचीव्ड, बताएं, गेस करें। 29। ओके, चेक करते हैं, मेरे ख्याल में एक गलत कोई हो गया। लेट्स सी हाउ मच स्कोर वी हैव ऑब्टेन। एक्चुअली इट इज 30/30, नॉट 29, इट्स 30/30। ठीक है, चलें ले जाएं फिर ये वाली सारे कॉन्सेप्ट आप। अच्छा अच्छा, अभी मैं आप लोगों के यहाँ पे आप लोग क्लियर कर देख सकते हो। आई गॉट 30/30, एक्चुअली यू गॉट 30/30। अभी अपने मार्क्स ना बताओ, मैं आप लोगों के अभी पूछता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने अभी ये सॉल्व किया, पूरे का पूरा टेस्ट आप लोगों के सामने सॉल्व किया। बस थोड़ा बहुत होश में बैठना होता है, और ये टेस्ट बहुत इजी होते हैं सारे, बहुत। और ये तमाम नस के पास पेपर के थे। ठीक है,